Dear students, yesterday when we discussed about inheritance of Mendelism, some student asked their doubts. उन डाउट्स में एक स्टूडेंट ने ये कहा था कि ये ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर दैट इज ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्यारे बच्चे, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये बाइनोमियल इक्वेशन है। और इस बाइनोमियल इक्वेशन के माध्यम से ये बताया गया है कि इट मीन्स दैट हैज़ द गैमेट्स बियरिंग जीन टी आर स्मॉल टी इन इक्वल फ्रीक्वेंसी, मतलब टी और स्मॉल टी को इक्वल फ्रीक्वेंसी में लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कैपिटल टी लिए गए हैं तो एक है और ये है तो एक है, मतलब ये इक्वल फ्रीक्वेंसी में है। ठीक है, अगर इसको इक्वल फ्रीक्वेंसी 1/2 और 1/2 कर दें तो ये 1 हो जाएगा। तो जब t को हाफ में लेंगे तो 1/2t और 1/2 स्मॉल टी। जैसा आप जानते हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखें तो इसका मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सेम वे यू आर सीइंग हेयर 1/2t प्लस 1/2t स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। इसे अगर आप करेंगे तो ये देखेंगे दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम वे में 1/2t इंटू 1/2t करेंगे तो 1/4t इंटू टी। यहाँ पर हम टी स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ऐसे ही 1/2 4tt हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2ab था ना। तो फिर यहाँ पर इसे हमने रिड्यूस किया तो 1/2t। कहने का मतलब ये है कि जो प्योर टाल थे, क्या मैंने कहा आपसे, प्योर टाल प्लांट जो हैं 1, इसके अलावा दैट इज हाइब्रिड टाल। यू आर सीइंग हेयर रेशियो इन 2 एंड प्योर ड्वार्फ, दैट रेशियो इज द 1। तो जीनोटाइपिकली रेशियो ऑफ F1 प्रोजेनी ऑफ प्योर टाल, हाइब्रिड टाल एंड प्योर ड्वार्फ इज 1:2:1। तो ये कब हुआ, जब हमने आपसे कहा, क्या कहा था आपसे, कि जो ये प्योर टाल और प्योर ड्वार्फ प्लांट में जब क्रॉस कराया गया था तो F1 प्रोजेनी में हाइब्रिड टाल आया था। ये F1 प्रोजेनी है, और जब इस F1 प्रोजेनी के प्लांट में आपस में क्रॉस कराया गया, हमने आपको पुनेट स्क्वायर में इसको बताया था। तो आप यहाँ देखेंगे ये एक आया, हेयर विल बी टी स्मॉल टी, इस टी को इससे किया तो टी स्मॉल टी, ये 2 हो गए फिनोटाइपिकली, और इसको इससे किया गया तो ये स्मॉल टी हो गया। मतलब 1:2:1 आ गया, प्योर टाल, हाइब्रिड टाल और प्योर डार्फ। और अगर आप खाली टाल और डॉर्फ में ये रेशियो लिखेंगे तो दैट विल बी 3:1। परहैप्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एक स्टूडेंट ने अपनी क्वेरी ये रखी थी कि सर कलर ब्लाइंडनेस की बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने कहा था मुझसे कि अगर किसी नॉर्मल मैन का कलर ब्लाइंड कैरियर फीमेल के साथ में क्रॉस हो तो उसने मुझे बताया कि इससे जो है
कैरियर कलर ब्लाइंड मैन होगा। तो प्यारे बेटे, मैं कहना यह चाहता हूँ कि कोई भी मेल जो है कैरियर नहीं होता है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। इसलिए या तो वह मैन कलर ब्लाइंड होगा और या फिर नॉर्मल होगा, जैसे ये नॉर्मल मेल है। ठीक है। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कैरियर फीमेल है। अगर एक एक्स क्रोमोसोम के साथ कलर ब्लाइंड जीन होगा तो उसे हम फिर क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि ये कैरियर है। क्या है? कैरियर है। और ये क्या है? डिसीज्ड है। और ये जो फीमेल है ये भी कैरियर है, क्योंकि मेल जो है कभी भी कैरियर नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और फिर एक छोटी सी बात और चल रही थी, उसी बात पर हम आगे बढ़ते हैं। हेट्रोजाइगस फीमेल की बात की गई थी। ये भी डाउट मेरे पास आया था। हेट्रोजाइगस फीमेल की, जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पर बात कर रहे थे तो सिकल सेल एनीमिया की बात हो रही थी। तो ये याद रखेंगे कि ये HbA और HbA दिख रहा है। इस प्रकार का मेल हो या फीमेल हो तो ये नॉर्मल मेल हो सकता है या नॉर्मल फीमेल। इसे हम होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। इसे हम होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। दैट होमोजाइगस मेल आइदर फीमेल, ये मेल या फीमेल हो सकता है। लेकिन अगर कंडीशन ये हो HbA और HbS, ठीक है, तो ये जो है पार्शियली डिसीज्ड है। ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। HbS लिखना, पार्शियली डिसीज्ड मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे। अब ये हेट्रोजाइगस मेल भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस फीमेल भी हो सकता है। अब आपने देखा नॉर्मल हीमोग्लोबिन पे HbA होमोजाइगस है। अब ये अगर टोटली डिसीज्ड है HbS और HbS, मतलब हीमोग्लोबिन जो है सिकल सेल्ड है, तो ये कंडीशन जो है ये कंप्लीट डिसीज्ड है, पार्शियली डिसीज्ड नहीं है, और ये होमोजाइगस है। अर्थात ये मेल भी हो सकता है या ये फीमेल भी हो सकता है। तो इसे आप, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। कई छात्रों की क्वेरीज आ रही थी लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पर, ठीक है, और जिस पर मैंने आपको भेजा था कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो एक क्रोमोसोमल थ्योरी थी, जो थ्योरी दी थी वाल्टर सटन और थियोडर बॉवेरी ने 1902 में। दे नोटेड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर। मेंडेलियन फैक्टर का मतलब यहाँ पर जीन से है। एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ।
इस पे इन्होंने जो क्रोमोसोम्स लिए उनको आप देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर इन डिप्लॉइड सेल्स। यहाँ पर जो है G1 फेस में ये आप क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये वाइट है तो साथ में कलर्ड इसकी दूसरी क्रोमेटिन ब्रांच दी है। यहाँ पर दोनों ऐसे ही हैं। तो ये मैंने कहा बाइवैलेंट, बोथ जीन्स, ये जीन्स हैं अगर तो ये क्रोमोसोम्स हैं। पैरेलल बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स बोथ सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो ये सेग्रीगेट होंगे सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट्स। तो आप देख रहे हैं जब ये पेयर में हुआ तो ये इसके साथ गया और ये इसके साथ गया। इन दोनों के कलर थोड़ा अलग अलग कर लीजिए। अब ये जब बाइवैलेंट हुए और गैमीट फॉर्मेशन होने के बाद जब मियोसिस सेकेंड की कंडीशन में, मियोसिस फर्स्ट में हुआ, मियोसिस फर्स्ट में मैंने आपसे कहा था कि एक सेल से दो सेल बनेंगी, ठीक है। तो ये एक सेल से दो सेल यहां बन गई, बाइवैलेंट हो गया। अब मियोसिस सेकेंड में एनाफेज स्टेट में ये एक दूसरे से सेग्रीगेट होने लगे, दूर जाने लगे। तो ये इसके साथ गया और ये इसके साथ गया, मतलब कि जीन्स के साथ क्रोमोसोम जा रहे हैं। क्लियर? तो इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। अब जब ये आप देख रहे हैं चार प्रकार की जर्म सेल बनी। अब जब ये चार प्रकार की जर्म सेल बन गई तो फर्दर जो है इनमें क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। अब जर्म मदर सेल से प्रोफेज 1 में ये स्थिति आई, ठीक है। अब ये स्थिति होने पर पॉसिबिलिटी 1 है कि ये इसके साथ में और ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो था जो जीन वो इस क्रोमोसोम के साथ जुड़ सकता है। एक कंडीशन ये है कि ये जीन इस क्रोमोसोम के साथ मिला और ये जीन इस क्रोमोसोम के साथ मिला, तो हुआ क्या कि इस कंडीशन के गैमीट्स बने, डॉटर सेल्स बनी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो ये जीन्स इस पर चला जाएगा और ये जीन्स इस पर आ जाएगा। जैसे अगर इसको हम ए लिख लें और इसको हम बी लिख लें, ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है, तो कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी चला जाए और कैपिटल बी के साथ में स्मॉल ए आ जाए। ये कंडीशन पॉसिबल है जो आप यहां देख रहे हो। कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए आ रहा है, जैसे ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल बी है और ये स्मॉल बी है। तो यहां पर आप देख रहे हो कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, यहां पर कैपिटल बी है और ये स्मॉल बी है। इस कंडीशन पे ऐसा नहीं है, यहां पर कैपिटल ए है और स्मॉल बी है, यहां कैपिटल बी है और यहां स्मॉल ए है। अब यहां आप देख रहे हो कि ये कैपिटल ए है और इसके साथ में स्मॉल बी है, यहां पर कैपिटल बी है और इसके साथ में स्मॉल ए है। तो इस प्रकार से सटन united the knowledge of chromosome segregation with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की थी हमने। तो कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन came from the cytological observation made in number of insect। तो इस आधार पर
उन्होंने बताया कि हैंगिंग फाउंड अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इन फ्यू इंसेक्ट ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस. He found that 50% of the sperm received this structure while the remaining 50% did not receive it. Hanking named the structure as the X body but could not explain its significance. Later it was found to be chromosomes and it was named as X chromosomes. The following are the mechanism of the sex determination in different organisms. कहने का मतलब ये है कि जितने भी एग बियरिंग हैं वो एक्स क्रोमोसोम रखेंगे और बाकी ऑटोसोम्स होंगे. और कहने का मतलब है कि सम ऑफ स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम्स वेयर एज सम डू नॉट. तो फीमेल्स कैसे होंगे? होमोलॉगस होंगे, मतलब ऑल एक्स ऑफ वन टाइम, वाइल द मेल्स आर हेट्रोगेमेटिक. क्यों? क्योंकि ये दो प्रकार के स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे. तो when an ovum is fertilized by sperm having X chromosome, the zygote develop into a female. When the ovum is fertilized by a sperm that does not have X chromosome, the zygote develop into male. उस समय तक X और Y के विषय में जानकारी नहीं थी उनको, तो थोड़ा सा इसको समझेंगे. उन्होंने कहा कि जो XX है ये फीमेल है. कैसा है? फीमेल है. और मेल के लिए उन्होंने कहा कि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम्स है और एक नहीं है. तो सम ऑफ द स्पर्म बियर द एक्स क्रोमोसोम्स वेयर एज सम डू नॉट. तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जब ये एक्स के साथ मिला तो ये फीमेल बेबी फॉर्म हुआ. कैसा फॉर्म हुआ? फीमेल बेबी. लेकिन जब उन्होंने एक्स के साथ ओ का फॉर्मेशन किया, फर्टिलाइजेशन किया, तो एक्स और ओ दैट मीन्स ये मेल बेबी. क्योंकि मैंने कहा उस समय तक एक्स और वाई के विषय में जानकारी नहीं थी. तो एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फॉर्म इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर. इसके बाद मॉर्गन ने एक डाई हाइब्रिड कास्ट किया इंसेक्ट पर. उसको इन्होंने Y और W और दूसरा जो है W और M के रूप में लिया. अब इसे देखने की कोशिश करेंगे. तो इस क्रॉस ए में देखिएगा कि ये फीमेल है इंसेक्ट और ये मेल इंसेक्ट है, पेरेंट्स है. इसमें येलो बॉडी और वाइट आइड हैं. येलो बॉडी को Y और Y और इसे W और W से. इसे जो वाइल्ड टाइप है इसे Y+ और W+ से इंडिकेट किया गया है. इसके बाद जो F1 जनरेशन होगा, मतलब जो क्रॉस होगा, ठीक है, तो जो क्रॉस हुआ उसमें एक इसके साथ मिल जाएगा और एक इसके साथ मिल जाएगा. तो आप देख रहे हैं F1 जनरेशन में YW है और इसके साथ Y+ और W+ है, मतलब ये वाइल्ड टाइप हुआ. वाइल्ड टाइप यहाँ पर डोमिनेंट था. यहाँ पर येलो बॉडी हुई और वाइट आइज रही. ठीक है, ये रिसेसिव था. फिर इसके बाद जब F2 जनरेशन, मतलब इनके बीच में आपस में क्रॉस कराया गया, तो जो पेरेंटल टाइप थे, मतलब जो वाइल्ड टाइप थे, वो 98.7% बने और जो रिकम्बिनेंट थे उनका टाइप 1.3% था. वाइल्ड टाइप का मतलब था, मतलब ये
पेरेंटल है, Y प्लस और W प्लस और ये दिया है कलर्ड, तो ये पेरेंटल है, और Y प्लस और W और ये कलर्ड बॉडी, तो ब्राउन आइड और वाइट आइड हुआ, ब्राउन बॉडी और वाइट आइड। ये रिकम्बिनेशन बना, मतलब एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ टूट करके मिला तो रिकम्बिनेशन है, और जो ओरिजिनल था वो वैसा ही रहा। और इस प्रकार से फिर इनके बीच में क्रॉस हुआ, वाइल्ड टाइप, फिर ब्राउन वाइट टॉप बॉडी। तो इस प्रकार से क्रॉस बी में इन्होंने वाइट बॉडी और मिनिएचर पंख ली, और ये वाइल्ड टाइप है, इसमें भी वाइल्ड टाइप क्रॉस हुआ इनके बीच में आपस में। तो जो मेल बॉडी था वो वाइट बॉडी और मिनिएचर विंग्स हैं, और ये वाइल्ड टाइप है, ये इसके साथ मिल गया आकर के, और ये इसके साथ जाकर मिल गया। तो पेरेंटल टाइप जो है 62.8% और रिकम्बिनेंट 37.2% बने। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद याद करेंगे, और जो समझ में नहीं आ रही हैं आज की बातें ये हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे अगले टर्न पर। ओके, गुड बाय।